अब जो हमारे पास है वो है रिसेशन। देखो रिसेशन में क्या होता है, ये भी एक माइल्ड फॉर्म है, ठीक है? एक माइल्ड फॉर्म है क्या चीज़ का? डिप्रेशन का। तो डिप्रेशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड एकदम से कम हो जाता है, मतलब इकोनॉमी बहुत नीचे चली जाती है। लेकिन उसका माइल्ड फॉर्म है रिसेशन, ठीक है ना? तो अब रिसेशन से डिप्रेशन की ओर ना जाए, अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी होता है। जिस तरीके से ओवरहीटिंग से इकोनॉमी डिप्रेशन की ओर जा सकती है, उसको रोकने के लिए सरकार इंटरवेन करती है। तो इसी तरीके से रिसेशन से भी यहाँ पे रुकने के लिए, रिसेशन को डिप्रेशन में जाने से जा ना पाए उसके लिए सरकार जो है क्या करती है, इंटरवेन करती है, टैक्स कम कर देना, मनी का सप्लाई कर कर देना, इंटरेस्ट रेट कम कर देना एंड सो ऑन। तो रिसेशन क्या है? इट इज ए माइल्ड फॉर्म ऑफ द डिप्रेशन, जनरल फॉल इन द डिमांड और इन्फ्लेशन लो हो जाता है। यहाँ पे इन्फ्लेशन लो हो जाता है, डिमांड लो हो जाता है और जो डिप्रेशन का इसको माइल्ड फॉर्म माना जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। रिसेशन इज द माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव इंडस्ट्रियल पॉलिसी, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो पहला जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था, वो आया था 1948 में। ठीक है जी। अब इसमें क्या था, इट वाज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने बोला कि हमारी जो पॉलिसी होगी, हमारा जो इकोनॉमी होगा वो मिक्स्ड होगा। यानी कि मार्केट प्लस गवर्नमेंट होगा, ना ही कंप्लीट मार्केट होगा और ना ही कंप्लीट गवर्नमेंट होगा। ठीक है? ना ही कंप्लीट कैपिटलिस्ट होगा, ना ही कंप्लीट जो हमारा सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट हो जाएगा। ठीक है? तो हमने बोला कि हमारी जो इकोनॉमी होगी वो मिक्स्ड होगी, यहाँ पे मार्केट और गवर्नमेंट दोनों होंगे और वो हमने अडॉप्ट किया था 1948 में। इसको आपको ध्यान में रखना है। यानी कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और प्राइवेट लिस्ट की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे कंपल्सरीली लाइसेंसिंग की बात की जाती है। यानी कि सरकार बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा लगा करके रखी होती है। अगर आप कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, तो उसके बहुत सारे प्रोसीजर हुआ करते थे, बहुत सारे लाइसेंसिंग वगैरह ये सब चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन फिर भी हमने बोला कि मार्केट को हमने अलाउ किया था कि ठीक है, उसको साथ लेकर के चलेंगे। जो दूसरी पॉलिसी आती है आईपीआर 1956, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिया की पॉलिसी मानी जाती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण जो भारत की मानी जाती है, वो मानी जाती है 1956 वाली। ये यहाँ पे क्या होता है कि इंडस्ट्री को रिज़र्व कर दिया जाता है, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू ने इसके दौरान बोला था कि पीएसयू जो है, वो मॉडर्न भारत का टेम्पल है। इन्होंने एक और चीज़ को टेम्पल बोला था और उन्होंने बोला था डैम को। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को इन्होंने बोला था कि दिस इज़ द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया, राइट? तो जवाहरलाल नेहरू नेहरू ने एक बार फिर से बोला पीएसयू को, यानी कि सरकारी जो कंपनी होती हैं, पब्लिक सर्विस या जो एंटरप्राइजेज़ होती हैं, उसको उन्होंने बोला था कि दिस इज़ द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया, ठीक है? तो इन्होंने ये बोला कि कुछ ऐसी जो चीज़ें थी, कंपनी थी, उसको कहीं न कहीं उन्होंने मोनोपोली दे दिया था। यानी कि सेंटर को, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेंटर को कुछ चीज़ों पे कंप्लीट मोनोपोली दे दिया था कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंटर ही इस क्षेत्र में कंपनी खोल सकती है, प्राइवेट यहाँ पे इंटरवेन नहीं कर सकता है। और ये सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है आईपीआर 1956 का, वो है लाइसेंस राज। यहाँ से शुरू हो जाता है लाइसेंस कोटा परमिट का, कि अगर आपको कंपनी खोलना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसको लाइसेंस राज कहा गया था। एम्फैसिस ऑन द स्मॉल इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। खादी और जो विलेज इंडस्ट्री, उस पे फोकस किया जाता है। एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर मूविंग फोर्स कंसीडर किया जाता है कि एग्रीकल्चर जो है क्या करेगा, लीड करेगा। ठीक है? आईपीआर 1969 आता है, उसमें एमआरटीपी एक्ट आ जाता है, वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर कंसीडर किया जाता है। आईपीआर 1956 में, आईपीआर 1973 में कोर इंडस्ट्री की बात की जाती है, जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कोर इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो दैट वाज़ द आईपीआर 1973। ठीक है? इंडस्ट्री ऑफ द फंडामेंटल इम्पोर्टेंस, कोर इंडस्ट्री मतलब कि वो इंडस्ट्री जो फंडामेंटली इम्पोर्टेंट है ना? उसके बिना काम नहीं चल सकता है, जो बेस क्रिएट करेगी। तो भारत में बेसिकली हमें 8 जो है कोर इंडस्ट्री देखने को मिलती है। उसमें आ गया C3EFNRS। C3 से 3 सी है, सीमेंट है, कोल है, क्रूड ऑयल है, इलेक्ट्रिसिटी, EF से इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइज़र, NRS, ठीक है? NRS, N से नेचुरल गैस, R से रिफाइनरी,
और एस से स्टील। ये जो 8 आप कंपनी यहाँ पे देख रहे हैं, इंडस्ट्री देख रहे हैं, दीज आर द कोर इंडस्ट्री इन इंडिया। इसका इंट्रोडक्शन हमने कब किया था? 1973 में किए थे, आईपीआर 1973 में। इंपॉर्टेंट कुछ कमिटी है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर के हजारी कमेटी 1967 में आई थी और ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से लेकर के है, ठीक है ना। और जो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए आर के हजारी कमेटी है। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को लेकर के जो कमेटी है वो क्या है? आर के हजारी कमेटी 1967। एस दत्त कमेटी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से ये भी है, इसको ध्यान में रखना है। आईपीएस इंडियन पॉलिसी स्टेटमेंट दैट इज 1973, जिसमें कि कोर इंडस्ट्री की बात की जाती है, जॉइंट सेक्टर की बात की जाती है। आईपीएस 1977 यानी कि इंडियन पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट दैट इज 1977। और इसने बोला कि फॉरेन कंपनी को बिल्कुल ना बोल दे, बल्कि नहीं। अभी आप देखिएगा 1991 के बाद से कहीं न कहीं एफडीआई एंड वो जो फॉरेन कंपनी आना शुरू करेंगी। लेकिन 77 में बोला गया कि नहीं, फॉरेन कंपनी बिल्कुल यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक बार जो है डर गए थे। वही बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूँक-फूँक के पीता है। तो क्योंकि हमने जो ब्रिटिश शासनकाल देखे थे, तो एक बार हमें याद है कि जैमोरिन ने, आपको याद होगा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा तो जैमोरिन ने जब स्वागत किया वास्को डी गामा का, तो उसके बाद से हालात क्या हुए, है ना? उसके हालात ये हो गए कि आने वाले समय में हमने देखा कि अगले 300 साल तक ब्रिटिश ने यहाँ पे यूरोपियन लोगों ने राज किया। तो हम बोले कि ना बाबू अब नहीं होगा, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अब कोई फॉरेन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बदलती हैं और फिर हमने एक्सेप्ट करना शुरू किया और फिर हम लोग ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? तो उस टाइम की अलग-अलग डिमांड यार, समय के अकॉर्डिंगली डिमांड होता है, उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन होता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लिए जाते हैं, ठीक है? तो इस पे बहुत ज़्यादा भी बात करने की ज़रूरत है नहीं। डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियलाइज़ेशन शुरू हो जाता है 1977 से। डीआईसीज़ सेटअप की जाती हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ सेंटर्स शुरू किए जाते हैं, यानी कि अब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जो है उसका डिसेंट्रलाइज़ेशन शुरू हो जाता है, ठीक है? वो कब शुरू होता है? 1977 में। लेकिन यहाँ पे फॉरेन कंपनी को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल ही ना कर दिया जाता है। अभी जैसे आप देखिए ये जो डिफेंस सेक्टर में, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको बता देते हैं। डिफेंस सेक्टर में हमने क्या क्या किया है कि जो एफडीआई है उसको अलाउ कर दिया है 100%, ठीक है ना? डिफेंस सेक्टर में या किसी एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा वो टर्म कि किसमें इंक्लूड किया गया है। करंट अफेयर में जब दोबारा आएँगे तो उसमें आपको बता दूँगा मैं, ठीक है? तो 100% किया गया है, यानी कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे एफडीआई को जो है हमने अलाउ कर रखा है 100%। तो शायद स्पेस सेक्टर है, स्पेस सेक्टर में हमने 100% जो है एफडीआई को अलाउ कर दिया है। तो विद पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होती हैं। आईपीआर 1980, आईपीआर 1980 की अगर बात करें तो बिगर कंपनी को क्या करता है, ये प्रमोट करता है, बोलता है कि बड़ी-बड़ी कंपनी लगनी चाहिए। सनराइज़ इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, यानी कि वो इंडस्ट्री जो मार्केट में नई होती हैं, जो पहले से कन्वेंशनल नहीं है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो उसको सनराइज़ इंडस्ट्री कहते हैं, जो मतलब कि बिल्कुल नई वो टेक्नोलॉजी है, बहुत एकदम से नई इंडस्ट्री है। वो पहले से वो नहीं है और उसका इम्पैक्ट मतलब कि कहीं न कहीं सिग्निफिकेंस बहुत ही ग्रेट होता है। जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटराइज़ेशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाता है। इसको सनराइज़ इंडस्ट्री कहा जाता है। तो ये शुरुआत होता है 1980 में के पॉलिसी से। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान और सेवेंथ 5 ईयर प्लान में बात किया जाता है कि सजेस्टेड गवर्नमेंट टू रीडिफाइन द रोल ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमी। इसी दौरान जो छठा 5 ईयर प्लान था और सातवां 5 ईयर प्लान था, उसमें बात कही जाती है कि अब समय आ गया है कि जो गवर्नमेंट है, उसका रोल इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, उसको डिफाइन करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, ठीक है? अब बात आ गया है क्या? अब बात आ गया है 1991 का। अब 1991 में सिचुएशन हो जाता है हमारा खराब। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो हो गया, वो कम हो गया, राइट? पैसे बिल्कुल बच नहीं जाते हैं। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ कर जाता है क्योंकि गल्फ वॉर हो जाता है ना? अब गल्फ वॉर होने की वजह से क्या हो जाता है कि हमारा क्रूड ऑयल महँगा हो जाता है। हमारे पास पैसे ऑलरेडी हैं नहीं, फूड खरीदने के पैसे हमारे पास हैं नहीं। अब सिचुएशन हो गया बहुत ही खतरनाक। अब इस केस में क्या होता है कि हमारे पास क्राइसिस हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ठीक है?
जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ही हाई हो जाता है, गल्फ वॉर देखने को मिलता है, फूड डिफिसिट हो जाता है ना? रेमिटेंसेस कम आने लग जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज हमारा सिर्फ़ 2 सप्ताह का बच जाता है। अगर जहाँ तक हम देखें यहाँ पे 2 वीक ही होगा। हाँ, सिर्फ़ 2 सप्ताह का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बच गया था, इसको ध्यान रखिएगा। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 वीक के लिए बच गया था। अब इस कंडीशन में हमें पैसे की ज़रूरत पड़ गई थी। अब हम पैसे के लिए गए आईएमएफ के पास, वर्ल्ड बैंक के पास। उन्होंने बोला कि भाई हम पैसा ऐसे तो नहीं देंगे। हमारा एक कंडीशन है और हमारा कंडीशन ये है कि आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा। याद करिए 1977 में उन्होंने बोला था कि फॉरेन कंपनी को बिल्कुल ही अलाउ नहीं होगा भारत में। और आप देखिएगा 1956 में ये बोला गया था कि आपने लाइसेंस राज देखा, जहाँ पे कि प्राइवेट कंपनी अगर बिज़नेस करना चाहती है, व्यापार करना चाहती है, तो उसको बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं एंड सो ऑन। अब वर्ल्ड बैंक कहता है, आईएमएफ कहता है कि अगर आपको लोन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा। जो फॉरेन इन्वेस्टर है, उसको अलाउ करना पड़ेगा। जो आपके देश में जो प्राइवेट है, सेक्टर है, उसको भी आपको अलाउ करना पड़ेगा। तो बात वही बात आती है कि मरता क्या नहीं करता। तो फिर हमने बोला कि ठीक है ब्रो, हम अपना इकोनॉमी को ओपन करें, लेकिन तुम हमको लोन दे दो। और तब जाके हमें लोन मिलता है, तब हमारी इकोनॉमी कहीं न कहीं हालत सही ढंग पे आती है और चीज़ें शुरू करना लग जाती है। और हमें देखने को मिलता है एलपीजी, ठीक है? लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन और एलपीजी। और एक क्या भाई? लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन और एक क्या है? अरे जी से क्या है? ठीक है, याद आएगा तो टर्म बता दें। ध्यान पे अभी नहीं आ रहा है। तो कहीं न कहीं कहने का मतलब ये है कि हमने अपने इकोनॉमी को क्या कर दिया, उसको ओपन कर दिया। अपने जो पॉलिसी है, उसको लिबरलाइज़ हमने कर दिया, ठीक है? प्राइवेट को हमने क्या कर दिया, वेलकम किया, बोला कि ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंडस्ट्री है उसको डी-रिज़र्व कर दिया गया था कि अब ऐसा नहीं कि सेंटर का मोनोपोली होगा किसी सेक्टर पे, नहीं। डी-लाइसेंसिंग हमने कर दिया। देन वी हैव जो एमआरटीपी जो एक लेकर लिमिट आया था, उसको हमने एबॉलिश कर दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमने क्या किया, प्रमोट कर दिया और इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एफडीआई है वो आना शुरू हो जाते हैं। एफडीआई में एमएनसी को अलाउ किया जाता है कि भारत में आकर के वो क्या करेंगी, वो अपना एमएनसी जो कंपनी है वो सेटअप करेंगी। और जो सबसे पहली जो कंपनी देखने को मिलती है, जो फ्लैग बियरर बनती है एफडीआई में, वो होती है इनरोन और कोक कंपनी। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। इनरोन एंड कोक कंपनी जो है फ्लैग बियरर बनती हैं एफडीआई के क्षेत्र में। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होता है, पीआईएस। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली हमने जो है वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो इंडिविजुअल लोग हैं ना, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको भी हमने अलाउ किया। सो एफआईआईस वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटीज। जो भारतीय सिक्योरिटीज होते हैं, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज रिलीज करती है, वहाँ पे जो फॉरेन के जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है? तो ये भी हमने अलाउ कर दिया, कब? 1991 के पॉलिसी में हमने इस चीज़ को अलाउ कर दिया। तो जो पीआईएस हो गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये इनडायरेक्ट हो गया। एफआईआई जिसमें कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ गए और डायरेक्ट में आपका क्या हो गया, एफडीआई हो गया। तो एफडीआई में हमने देखा इनरोन और कोक को। नेक्स्ट जो कमिटी है, सी रंगराजन कमिटी, जो कि 1991 में बनी थी और ये डिसइन्वेस्टमेंट पे थी, तो इसको ध्यान में रखना है। रंगराजन कमेटी 1991, इट इज़ वाज़ फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है? यानी कि सरकार जब अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेच देती है, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। पीपीपी, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके लिए हमने एक कमिटी बनाया था जिसका नाम था केलकर कमिटी, तो याद रखना। केलकर कमिटी रिलेटेड विद द अ, पीपीपी, ट्रिपल पी। अब ट्रिपल पी में बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारे मॉडल इसके, जैसे कि एक है सबसे पहले देखते हैं कि बीओटी टोल, जिसमें कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर टोल इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रेगुलेटरी क्लियरेंस के, कि जो भी क्लियरेंस लेकर आना रेगुलेशन के लिए, वो इसका जिम्मा होता है, गवर्नमेंट का जिम्मा होता है। प्राइवेट का होता है कि सारे जो रिस्क हैं,
खर्चे वाले, वो इनका होता है, इनका ज़िम्मा होता है। जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है उसको शेयर किया जाता है कि कुछ हिस्सा प्राइवेट, कुछ पैसे प्राइवेट लगाएगी और कुछ पैसे जो है गवर्नमेंट लगाएगी, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ इसमें और है कि दोज़ हू ऑफर मैक्सिमम शेयर उसको जो है टोल रेवेन्यू का ऑफर करेगा गवर्नमेंट को, उसको बिड मिल जाएगा कि हाँ भाई, अगर मान लीजिए कि वो बोल रहा है कि ठीक है, हम 10 में से आपको ₹7 देंगे, तो उसको बिड मिल जाएगा। अगर कोई बोल रहा है कि 10 में से हम सिर्फ 6 ही देंगे, तो उसको बिड सरकार नहीं देगी, हाँ, ठीक है, आप मत बनाओ। तो जो कंपनी ज़्यादा ऑफर करेगी टोल रेवेन्यू, उसको सरकार बोलेगी हाँ, आप जो है इसको ऑपरेट करिए। तो ऑपरेट भी इसको करना होता है और जो है ऑपरेट करने के बाद ट्रांसफ़र करना होता है पैसे, ठीक है? बीओटी, एन्युटी में क्या होता है कि प्राइवेट जो कंपनी होती है, उसको ऑफर किया जाता है फिक्स्ड अमाउंट। 1 सेकंड। एन्युटी में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे बीओटी टोल में हमने देखा कि उसको जो पैसा आ रहा है, पैसा कलेक्ट कर रहा है कौन? प्राइवेट एंटिटी कर रही है और वो सरकार को दे रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट को ऑफर किया जाता है कि हम आपको एनुअली इतना फिक्स पैसा इतना आपको देंगे, ठीक है? ये चीज़ इसमें है। और क्या है इसमें? ईपीसी मॉडल। ईपीसी मॉडल क्या है? तो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन। इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होता है वो गवर्नमेंट फुल्ली देखती है। जैसे हमने यहाँ पे बीओटी टोल में देखा कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसको शेयर किया जाता है। कुछ पैसे सरकार, कुछ पैसे प्राइवेट, ठीक है ना? और जो यहाँ पे ईपीसी मॉडल है, यहाँ पे सारे पैसे क्या करती है? सरकार लगाती है, ठीक है? प्राइवेट का काम क्या होता था? प्राइवेट का काम होता है डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना और उसको हैंड ओवर कर देना सरकार को। गवर्नमेंट जो है क्या करती है? उसको मेंटेन करती है, ऑपरेट करती है और टोल कलेक्शन करती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने देखा ब्यूटी टोल में कि जो पैसे हैं, टोल जो है वही कलेक्ट कर रहा है, प्राइवेट एंटिटी कर रही है, ठीक है ना? और प्राइवेट के पास ही सारा रिस्क है। लेकिन ईपीसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट सब कुछ देखती है, यहाँ पे मेंटेनेंस, ऑपरेशन, टोल कलेक्शन सब कुछ यहीं पे देखिए। प्राइवेट का सिर्फ काम क्या है कि डिजाइन करना, कंस्ट्रक्ट कर देना और कंस्ट्रक्ट करने के बाद अपना अपना पैसा लीजिए और आप चले जाइए, बस। अब एक आता है हाइब्रिड मॉडल। हम हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, इसमें क्या होता है कि ये ईपीसी और बीओटी एन्युटी का मॉडल होता है। अब एन्युटी में एनुअल, इसमें क्या होता है कि सरकार 1 साल फिक्स पैसा देती है प्राइवेट कंपनी को। और ईपीसी में हमने क्या देखा कि प्राइवेट का सिर्फ काम बनाना होता है, फिर बना करके वो चली जाती है। बाकी सब कुछ सरकार देख ली अपना। अब ये दोनों का मिक्स होता है। इसमें जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है वो भी शेयर होता है। 40% गवर्नमेंट का होगा और 60% प्राइवेट अपना पैसे लगाती है। ठीक है? अब प्राइवेट का काम यहाँ पे क्या होता है, मेंटेन करना भी होता है और फिक्स सम ऑफ कंपनसेशन एनुअली बाय द गवर्नमेंट फॉर द 15 ईयर। ये फ्लेक्सिबल होता है। स्टार्टिंग में 15 साल के लिए रखा गया था, लेकिन सरकार यहाँ पे एनुअली पे करती है। लेकिन मेंटेनेंस जो है प्राइवेट को देखना होता है। जैसे ईपीसी में हमने देखा कि मेंटेनेंस सरकार देख रही है, लेकिन यहाँ पे मेंटेनेंस कौन देख रहा है? प्राइवेट देख रहा है। तो ईपीसी का भी मॉडल आ गया और एन्युटी वाला आ गया, क्योंकि एनुअली उसको पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये 15 साल, 10 साल जो भी है उसके लिए अपना अपने हिसाब से उसको तय कर लिया जाता है। ठीक है? तो जो रिस्क होता है ज़्यादातर जो होता है गवर्नमेंट इसको इसका यहाँ पे देखभाल करती है। स्विस चैलेंज मॉडल, ये भी एक तरीका है। ये बेसिकली रेलवे को डेवलप करने के लिए जो है इसको अनाउंस किया गया था। तो इसको ध्यान में रखना। ओके। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, जो सबसे पहली बार जो पीपीपी आया था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिर्फ़ आया था। शुरुआत जो किया गया था प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का, वो शुरुआत हुआ था सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लेकिन बाद में इसको अदर सेक्टर के लिए भी इसको ओपन कर दिया गया। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है। जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं इंडिया में, जैसे कि आरबीआई होगी, वो क्रेडिट प्रोडक्ट को, सेविंग को, इस चीज़ को देखती है। और अगर बात करें हम लोग, जस्ट अ सेकंड। और जो सेबी है वो इन्वेस्टमेंट को देखती है। आईआरडीएआई वो इंश्योरेंस को देखती है। पीएफ पेंशन फंड जो है वो पेंशन प्रोडक्ट को देखती है। एफएमसी यानी कि ये जो कमोडिटी बेस्ड जो एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स हैं उसको देखती हैं। ठीक है ना? इसको मर्ज कर दिया गया था एससेबी के साथ, हालांकि 2015 में, तो इसको ध्यान रखना। एफएमसी वाज मर्ज विद द सेबी। तो सेबी जो है क्या करती है, इन्वेस्टमेंट को देखती है। आरबीआई क्रेडिट प्रोडक्ट, सेविंग को, रेमिटेंसेस को ये रेगुलेट करती है। आईआरडीआई इंश्योरेंस प्रोडक्ट को देखती है। पीएफआरडीए ये पेंशन को देखती है ना? पीएफआरए मतलब कि पेंशन फंड रेगुलेशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और आईआरडीए मतलब कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सिडबी यानी कि
सिडबी जो है वो क्या करती है, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन को देखती है, ठीक है। एफएसएलआरसी फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमेटी, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे हम लोग थोड़ा सा। और नरसिम्हा कमेटी 1991 में देखने को मिला था, और वो फाइनेंशियल सिस्टम पे आई थी। हालांकि नरसिम्हन कमेटी दो हमने देखने को मिला था, एक 1991 में और एक 1998 में, ठीक है। तो 1991 वाली जो कमेटी थी वो फाइनेंशियल सिस्टम पे थी, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। सीआरआर हम लोग बात कर चुके हैं, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, और ये बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है कैश के फॉर्म में। जो आपके पास डिपॉजिट आता है उसका कुछ हिस्सा आपको बैंक के पास रखना होता है और कुछ अपने पास रखना होता है, ठीक है। तो जो बैंक के पास रखना होता है उसको कैश के फॉर्म में रखना होता है, और ये आरबीआई फिक्स करती है कि कितना आपको रखना है। एसएलआर में क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में, इसमें क्या होता है कि ये भी आरबीआई फिक्स करती है, और ये आपको अपने पास रखना है, यानी कि आपको मतलब कि बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, बैंक को अपने पास रखना होता है और इसको नॉन कैश के फॉर्म में रखना होता है, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग। और बैंक रेट यानी कि बैंक जो ऑफर करती है इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। बैंक रेट मतलब कि इंटरेस्ट रेट आरबीआई चार्जेस ऑन इट्स लॉन्ग टर्म। बैंक रेट क्या होता है कि लॉन्ग टर्म होता है। रेपो रेट और देखो, रेपो रेट और बैंक रेट ये दोनों ही वो रेट है जो आरबीआई चार्ज करती है अपने लोन पे। अगर आरबीआई लोन दे रहा है किसी को, किसी बैंक को या गवर्नमेंट को, तो उस पे कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी। तो या तो वो रेपो रेट हो या फिर बैंक रेट होगा। तो जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और रिवर्स, रिवर्स मतलब कि अब आरबीआई लोन लेगी, अब आरबीआई को भी तो पैसे की जरूरत पड़ सकता है। तो जब आरबीआई अपने जब लोन लेगी, उधारी लेगी, तो वो कुछ इंटरेस्ट रेट मतलब कि ऑफर करेगी कि हाँ भाई हम आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट रेट देंगे, आप हमको लोन दीजिएगा, बोले कि हाँ देंगे। तो जो ऑफर करता है आरबीआई वो होता है रिवर्स रेपो रेट, यानी कि रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई बोरो करती है, और रेपो रेट और बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई अपने जो अपने पैसे लेंड करती है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। रिवर्स रेपो रेट भी क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया क्या, एमएसएफ। एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो बैंक जो होता है वो मनी बोरो कर सकता है ओवरनाइट, रातों रात अगर मान लो आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो आरबीआई से आप उधार ले सकते हैं, ठीक है। और ये एनडीटीएल, जो बैंक का जो एनडीटीएल होता है यानी कि नेट जो आपका डिमांड और टाइम लाइबिलिटी होता है, उसका 1% का ही हिस्सा आप उसको इस स्कीम के तहत आप उधारी ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो रेट इंटरेस्ट रेट होता है वो रेपो रेट से 1% ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। हार्ड करेंसी क्या होता है? हार्ड करेंसी वो करेंसी होती है जो वो करेंसी जिस पे फेथ यानी कि विश्वास इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। ये बेसिकली इंटरनेशनल करेंसी होती है, वो करेंसी जिस पे विश्वास मार्केट में सबसे ज़्यादा होता है, उसको हार्ड करेंसी कहते हैं, राइट। कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई करेंसी है तो आपको पता है कि हाँ यार ये अगर हम एक्सचेंज मार्केट में लेकर के जाएंगे तो हमको इजीली मेरा ये पैसा कन्वर्ट हो जाएगा और मेरे को अपना करेंसी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की करेंसी को कहते हैं हार्ड करेंसी। जैसे कि यूएस डॉलर हो गया, अब पता है सबको कि हाँ भाई यूएस डॉलर कहीं भी लेकर के जाएंगे तो हमको कन्वर्ट करके मेरा पैसा वहां पे मिल जाएगा, तो उसको कहते हैं हार्ड करेंसी कहते हैं। और इसको स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी भी माना जाता है विश्व का। ये ऑलवेज स्कैर्स, हमेशा कमी में होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब हमेशा इसका डिमांड, जिस चीज का हमेशा डिमांड होता है वो चीज कमी में ही रहता है, तो हमेशा ये क्या होता है, स्कैर्स में होता है, यानी इसका अवेलेबिलिटी हमेशा आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर इकोनॉमी कहीं ना कहीं इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और सॉफ्ट करेंसी बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, ठीक है ना। ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है और बहुत ज्यादा इस पे विश्वास मतलब नहीं कह सकते हो, राइट। तो इसमें कहा जाता है कि रूपी जो है, इंडियन रूपी इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो चीज हो गया। हॉट करेंसी क्या होता है, तो एक टेम्परेरी नाम है हार्ड करेंसी का। हार्ड करेंसी जैसा होता है लेकिन इसका टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। हीटेड करेंसी क्या होता है, इट इज अंडर द इनफ प्रेशर हिट ऑफ द डिप्रेसिएशन, मतलब कि वो डोमेस्टिक करेंसी की बात की जाती है। हीटेड करेंसी मतलब कि वो डोमेस्टिक करेंसी का कॉन्सेप्ट है, जब डिप्रेसिएशन का कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना रहता है तो उसको कहते हैं हीटेड करेंसी कहते हैं। यानी कि डिप्रिसिएट कर रही है करेंसी, है ना। यानी कि उसका वैल्यू जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है अगेंस्ट द
फॉरेन करेंसी, तो उसको क्या कहते हैं, हीटेड करेंसी कहते हैं। चीप करेंसी क्या हो गया, ऑब्वियस नाम से पता चल रहा है कि जो इजीली अवेलेबल है। गवर्नमेंट स्टार्ट रीपर्चेजिंग इट्स बॉन्ड, द मनी फ्लो इनटू द इकोनॉमी। अब सरकार क्या करती है कि बॉन्ड अपना सप्लाई करेगी, तो बॉन्ड सप्लाई करेगी तो पैसे क्या करेगी, इसके पास आएंगे, है ना। तो स्टार्ट रीपर्चेजिंग इट्स बॉन्ड, ये मैंने अपोजिट बोल दिया। सरकार क्या करती है, अपने बॉन्ड को क्या करती है, परचेज करती है। अब सरकार अपने जो गवर्नमेंट है अपने बॉन्ड को परचेज करेगी, तो मनी क्या करेगी, सप्लाई करेगी। तो मार्केट में सप्लाई मनी बहुत ज्यादा होगा। अब सप्लाई मनी ज्यादा हो जाएगा तो यानी कि मनी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मनी बहुत ज्यादा आपके पास हो गया, अब बहुत ज्यादा आपके पास सामान रहता है तो आप उसको कदर नहीं करते हैं, आपके लिए वो चीप हो गया। लेकिन अगर वही चीज आपके पास कम रहता है तो आप उसको वैल्यू करते हैं, आपके लिए वो डियर हो जाता है। तो चीप और डियर बिल्कुल अपोजिट है। डियर करेंसी मतलब कि वो करेंसी जिसका कमी है, जो कम है, राइट ना। गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड को इशू करती है। अब सरकार अपना बॉन्ड इशू करेगी तो आप क्या करोगे, पैसा सरकार के पास आ जाएगा। अब सरकार के पास पैसा आ गया, नहीं कि मार्केट में पैसा क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि वो करेंसी कैसा हो गया, चीप डियर हो गया। और चिप करेंसी मतलब कि सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया, उसका वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इस चीज आपको आपको ध्यान में रखना है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है कि लेस टैक्स ऑन द लेस इनकम और हाई टैक्स ऑन द हाई इनकम। प्रोग्रेसिव इंक्रीज कर रहा है, इनकम इंक्रीज कर रहा है, टैक्स इंक्रीज करेगा। इनकम कम है, कम टैक्स लगेगा। लेकिन रिग्रेसिव, रिग्रेसिव नाम से ही पता चल रहा है, रिग्रेसिव बिल्कुल अपोजिट होता है, ये बिल्कुल अपोजिट चलता है। डिक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द इंक्रीजिंग वैल्यू और द वॉल्यूम। जैसे अगर वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, टैक्स रेट कम हो जाएगा। और वैल्यू और वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव बिल्कुल अपोजिट है। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन क्या होता है, यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सब पे एक ही टैक्स लगेगा। अगर बिस्किट अगर 5 रुपए का है, उसमें 18% का जीएसटी लगा हुआ है, तो अगर कोई 2 लाख रुपया महीने वाला जाता है और कोई 1 लाख रुपया महीने वाला जाता है, दोनों को समान रुपये मिलेंगे, समान 5 रुपये का ही बिस्किट मिलेगा। यानी कि प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, न्यूट्रल फ्रॉम द पुअर एंड द रिच पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चेलिया कमेटी क्या होती है भाई, चेलिया कमेटी क्या थी, तो 1991 में था, टैक्स रिफॉर्म से लेकर के है वो, याद रखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेलिया कमेटी। केलकर कमेटी अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए विद द पीपीपी मॉडल, इसके लिए एक केलकर कमेटी बनी थी, है ना। और नरसिम्हा कमेटी दो बनी थी, 1991 में और 1998 में। 1991 वाला था फाइनेंशियल सिस्टम के लिए और बैंकिंग रिफॉर्म के लिए था 1998 में। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। हाँ, ये हो गया इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट की अगर बात करें तो वेयर फंड्स आर ट्रांजैक्टेड बिटवीन द फंड सरप्लस एंड द फंड स्कार्स। अगर देखो होता क्या है, किसी के पास फंड बहुत ज्यादा है और किसी के पास फंड की कमी है, तो दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन जहां पे होता है उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं, है ना। दो टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए और एक क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जो 365 दिन से पहले तक का होता है, 364 दिन से पहले तक का होता है, उसको शॉर्ट टर्म कहते हैं, उसको मनी मार्केट भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म का जो फाइनेंशियल मार्केट होता है उसको मनी मार्केट कहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म का जो मार्केट होता है उसको कैपिटल मार्केट कहते हैं। 364 दिन से पहले वाले को अप टू 364 डेज शॉर्ट टर्म या फिर मनी मार्केट, और जो 364 डेज से अबव का होता है उसको कैपिटल मार्केट या फिर लॉन्ग टर्म मार्केट उसको कहते हैं। ठीक है, वघुल कमेटी याद रखिएगा, 1987, इसका ब्लूप्रिंट माना जाता है मनी मार्केट के डेवलपमेंट के लिए। जो मनी मार्केट क्या है, शॉर्ट टर्म मार्केट है ना, तो इसके लिए कमिटी जो थी बनी थी वो थी वगुल कमेटी। ठीक है, और क्या है भाई, फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके का होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है कि जो आरबीआई है, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होता है, फाइनेंशियल मार्केट जो होता है, फाइनेंशियल मार्केट होता है, तो इसमें आरबीआई जो है क्या करती है, रेगुलेट करती है। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, इसको दोबारा लिख देते हैं हम यहाँ पे, फाइनेंशियल मनी मार्केट, आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। तो ये चीज ध्यान में रखना, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री देखती है इसको, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं देखती है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री देखती है, फाइनेंस मार्केट को फाइनेंशियल मिनिस्ट्री नहीं देखती है। ठीक है भाई,
मनी मार्केट को वर्किंग कैपिटल मार्केट भी हम लोग कहते हैं। आपको पता है कि पैसे को, मनी को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, क्लास 9 में हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, इसमें क्या होता है, 8 इंस्ट्रूमेंट बेसिकली होते हैं, सब आपको नहीं जानने हैं, लेकिन कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। जैसे ट्रेजरी बिल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करती है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर मान लो इसको 14 दिन के लिए पैसे चाहिए, 91 दिन के लिए चाहिए, 182 दिन के लिए चाहिए, या मतलब 365 364 दिन से कम के लिए पैसे अगर उसको चाहिए, तो वो क्या करती है, ट्रेजरी बिल अपना रिलीज करके पैसे वो उधार ले सकती है। ट्रेजरी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती है, इसको ध्यान में रखना है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रेजरी बिल रिलीज कर देगा, कॉर्पोरेट नहीं करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट क्या है, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ द डिपॉजिट्स, ये कौन यूज करता है, तो ये बैंक यूज करता है। सर्टिफिकेट ऑफ द डिपॉजिट, डिपॉजिट कहाँ होता है, बैंक के पास ही होता है ना, तो इससे ध्यान रख सकते हैं, ये बैंक यूज करते हैं। ये किसको इशू करता है, अपने डिपॉजिटर्स को। ऑब्वियस सी बात है, ये भी 1 साल से कम के लिए पीरियड के लिए होता है। अच्छा, कमर्शियल पेपर क्या होता है? तो कमर्शियल पेपर कॉर्पोरेट हाउसेस जो हैं रिलीज़ करते हैं। कोई बड़ी-सी कंपनी है, वो क्या करती है, अपने पेपर को रिलीज़ करके पैसे वो उधार ले सकती है। कमर्शियल बिल क्या होता है? तो ये होता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको रिलीज़ कर सकता है। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमीशन कंपनी कंपनी है वो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वो यूज़ कर सकते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इसका यूज़ कर सकते हैं, मर्चेंट बैंक इसका यूज़ कर सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक इसका यूज़ कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड इसका यूज़ कर सकते हैं। ये नेगोशिएबल होता है, यानी कि अगर आपके पास अगर कोई पेपर है तो आप उसको फर्दर नेगोशिएट कर सकते हैं इस कमर्शियल बिल पे, ठीक है। कॉल मनी मार्केट क्या होता है भाई? तो एक ये इंटर बैंक मनी मार्केट होता है, यानी कि एक बैंक से 2 बैंक के बीच में, अगर ये कोई एक बैंक है ए और बैंक बी, अगर ए को बी से पैसे लेने हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो यहाँ से पैसे ले सकता है कॉल मनी मार्केट के थ्रू। फ़ोन लगाएगा, बोलेगा भाई पैसे चाहिए, ठीक है। तो ऐसा, है ना? तो ओवरनाइट बोरिंग होती है, भाई आज बहुत ज़रूरी है, कुछ पैसे दे दें 14 दिन के लिए। हाँ, लेकिन मैक्सिमम पीरियड यहाँ पे 14 दिन का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 365 दिन नहीं, मैक्सिमम पीरियड यहाँ पे 14 दिन का होता है कॉल मनी मार्केट में, ठीक है। मनी एट कॉल इसको कहा भी जाता है, कि फ़ोन करके पैसे को उधार लेना, ठीक है। और ये बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैश मैनेजमेंट बिल, ये क्या होता है भाई? तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है और गवर्नमेंट इश्यू करती है इसको, कैश मैनेजमेंट बिल, सीएमबी। इसको इश्यू इश्यू कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, टू मीट द टेम्परेरी कैश फ्लो मिसमैच ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कुछ मिसमैच हो जाता है खर्चे पे, तो उसके लिए क्या करती है वो, कैश मैनेजमेंट बिल जो है, बिल, अब बिल तो ऑब्वियस सी बात है सरकार ही लेकर आती है ना? ये बिल वाला ये क्या बोलते हैं, रसीद वाला बिल नहीं है, ये बिल है, ध्यान रखिएगा, मतलब इसे याद करने के लिए हो सकता है, बिल बिल जो है एक्ट बनता है, वो वाला बिल, है ना? तो कैश मैनेजमेंट बिल कौन इश्यू करता है, गवर्नमेंट इश्यू करती है। अच्छा, अब आते हैं इन्वेस्टमेंट इन सीएमबी। हाँ, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है सीएमबी में, इज़ considered as an eligible instrument in the government securities by bank for the SLR। जैसे आपको पता होगा कि SLR और CRR मेंटेन करना होता है बैंक को, तो SLR में नॉन कैश के फॉर्म में रखा जाता है। तो अगर कोई बैंक अगर ये सीएमबी में अगर इन्वेस्ट कर दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको कंसिडर किया जाए कि इसने अपना SLR को मेंटेन कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एसएलआर के लिए सीएमबी एप्लीकेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं एनबीएफसी का, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो ये इसका जो फंक्शनिंग होता है ना, बिल्कुल सिमिलर होता है बैंक के साथ, लेकिन इट डज नॉट अलाउ इट्स डिपॉजिटर टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम इट्स अकाउंट। लेकिन डिमांड डिपॉजिट यहाँ पे फंक्शन नहीं करता। ऐसा नहीं कि जब मन किया जा करके वहां पैसे पैसे निकालिए, नहीं। रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट बाय द एनबीएफसी इज नॉट गारंटीड बाय द आरबीआई। अब यहाँ पे आरबीआई आपके पैसे को गारंटी नहीं करती कि भाई हम आपके पैसे को सुरक्षित रखें हैं। जैसे कि हमने बोला था कि कैश जो करेंसी होती है वो लाइबिलिटी होता है आरबीआई का, यानी कि आप, ये आरबीआई की लाइबिलिटी है कि आपको उसके इक्विवेलेंट आपको पैसे मिलने चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे नहीं होता है ऐसा। एनबीएफसी में अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किया है, अगर आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं, तो उसको जो है आरबीआई गारंटी नहीं देती, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती है। डिपॉजिट्स आर नॉट इंश्योर्ड, यहाँ पे आपका जो डिपॉजिट होता है वो इंश्योर्ड नहीं होता है। अब आरबीआई के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल को हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1949 में हुआ था। 1969 में
हुआ था किसका? एसबीआई का। और 1949 में किसका हुआ है? आरबीआई का। तो इसको ध्यान में रखना। और 1935 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है और 1934 के एक्ट से हुआ है। इसका काम क्या है? करेंसी को इश्यू करना, अदर देन ₹1 का कॉइन और करेंसी। ₹1 का क्या बोलते हैं, कॉइन और करेंसी है, उसको जो है मतलब कि ₹1 का जो नोट है और जो कॉइन है, वो आरबीआई रिलीज़ नहीं करती है, उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। फाइनेंस सेक्रेटरी का उस पे साइन होता है। जैसे अदर जो करेंसी होती है, उस पे साइन होता है आरबीआई के गवर्नर का। लेकिन ₹1 का जो नोट होता है या जो कॉइन्स होते हैं, उस पे जो साइन होगा, वो जो रिलीज़ किया जाता है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। आईएमएफ और गवर्नमेंट का एक ये सॉरी, गवर्नमेंट का ये एजेंट होता है आईएमएफ में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है, उस पे जो जो आरबीआई होता है, वो एजेंट होता है गवर्नमेंट का। ठीक है। अब बात करते हैं एमपीसी का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसका सेटअप किया गया था 2016 में। 2016 में ये मार्केट में आया था पहली बार। इसका जो मीटिंग होता है ना, ये जो पॉलिसी अपनी लेकर आती है, बाई मंथली होता है, यानी कि हर 2 महीने पे 1 बार आता है, यानी कि साल में 6 बार आता है। और कम से कम 4 मीटिंग